Hello everyone. Today we will talk about the refrigerator and heat pump. So what is a refrigerator? This figure directly explains very well about the refrigerators and the refrigeration cycle. Okay, the basic purpose of refrigeration is to cool the cold space. Okay, इफ़ वी टॉक इन जनरल, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, उसमें हम क्या चाहते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग बॉक्स होता है उसकी हम कंटिन्यूअसली कूलिंग करते रहें। और उसमें हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि हम जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उन डिवाइसेस से हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स अटैच्ड है। तो रेफ्रिजरेटर में हमारी क्या रिक्वायरमेंट अटैच है कि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूड को हमें प्रिजर्व रखना है, और प्रिजर्व रखने के लिए हमें उनका एक लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारा जो फूड होता है वो अलग अलग टेम्परेचर का होता है। कभी उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और कभी हमें जो फूड है लाइक आइसक्रीम और दी अदर फ्रीजिंग फूड, जहाँ पर हमें टेम्परेचर काफ़ी लो करके मेंटेन करना होता है। तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजिंग बॉक्स है उसमें जो भी हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू दी food already available in the refrigerator, or it may be because of the infiltration uh, from the surrounding air, और बार बार फ्रीक्वेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर डोर। तो इन सभी कारणों की वजह से जो भी हीट एडिशन हो रहा है सिस्टम में, उस हीट को हमें रिमूव करना है कंटिन्यूअसली। और इस केस में हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अचीव करना हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर। सो डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ दी QL, हीट रिलीज्ड हमें यहाँ से करना है लो टेम्परेचर से, ठीक है। फिर हम ये हीट रिलीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम रेफ्रिजरेटर के सिस्टम को ये हीट देते हैं। रेफ्रिजरेटर के सिस्टम में चार डिवाइसेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दिस शोज द इवेपरेटर। आफ्टर दैट ये एक्चुअली रेफ्रिजरेंट के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इवेपरेटर जो है वो मैक्सिमम हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद में ये कंप्रेशर में मूव करता है। तो कंप्रेशर में इस इवेपरेटर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत बढ़ जाते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली डिवाइस विच is required to run with the help of extra energy to the system, और आई में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है सिस्टम पे, एंड दैट इज़ द डब्ल्यू नेट इन। और यहीं पर हमें वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज़ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द कंप्रेशर, और यही हमारे सिस्टम का रिक्वायर्ड इनपुट भी है, ठीक है। विदाउट दिस इनपुट वी कैनॉट रन दी रेफ्रिजरेटर। आफ्टर दिस हाई हीटेड एंड प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट, इट गोज़ टू दी कंडेंसर, जहाँ पर ये हीट रिलीज़ होती है। ये कंडेंसर वही बॉक्स होता है जो कि आपके रेफ्रिजरेटर के नॉर्मली बैक साइड में होता है, और उसमें काफ़ी नेट्स वगैरह लगी होती है ताकि हीट रिलीज़ की जा सके। इट इज़ नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर। और कंडेंसर के बाद में हम प्रेशर ड्रॉप और टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो एक्सपेंशन वाल्व होता है, जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में नॉर्मली ये कैपिलरी ट्यूब हुआ करती है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सपेंशन वाल्व और द कैपिलरी ट्यूब इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स। अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस की बात करें तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। सो दिस विल कम इन योर डिटेल डिस्कशन इन रेफ्रिजरेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लो टेम्परेचर हमने यहाँ पर मेंटेन करना है। इस वजह से हमने यहाँ से कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट किया और उसको हमने रेफ्रिजरेटर सिस्टम में भेज दिया। रेफ्रिजरेटर ने काफ़ी सारी एनर्जी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब की, और उसकी वजह से इसने कुछ काम किया, और इसने जो हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट को और भी हीट दे दी, ठीक है। एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर, जो कि एक हीट एक्सचेंजर है, वो एनवायरनमेंट को हीट रिलीज कर देता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ दैट व्हाट इज़ अ रेफ्रिजरेटर एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द हीट पंप।
एंड हाउ इट वर्क्स वी सी। तो यहाँ पर भी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर ये लो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, ये कोल्ड एनवायरनमेंट है और यहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है। ओके, ये हीट पंप में जा रही है। यहाँ पर भी डिवाइसेस ऐसी ही हैं, इवेपोरेटर है, ये कंडेंसर है, सॉरी कंप्रेशर है, दिस इज़ कंप्रेशर एंड दिस इज़ कंडेंसर द हीट एक्सचेंजर। ओके, एंड दिस इज़ एक्सपेंशन वाल्व। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर हम ये जो वार्म हीटेड स्पेस है इसको हम हीट देना चाहते हैं। प्रीवियस केस में हम हीट रिलीज करना चाहते थे, हीट एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे लो टेम्परेचर स्पेस से। नाउ वी वांट टू सप्लाई दिस हीट टू दी अपर टेम्परेचर। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो हीट पंप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है विंटर सीजन में और फॉर द वेरी कोल्ड रीजंस। जैसे कि अगर हम बात करें उन जोन्स की जहाँ पर काफ़ी हद तक ठंड पड़ती है और टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, -30, -40 अराउंड दैट, -20। इवन इन सारे लो टेम्परेचर्स पर लोगों को डोमेस्टिकली हीटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर कंफर्ट फील नहीं होता है। तो बॉडी को सही रखने के लिए आसपास के एनवायरनमेंट को हीटअप करने के लिए वो जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज दी हीट पंप। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोनों में, बट पर्पस चेंज हो गया एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन पर्पस हमारा रिक्वायर्ड इनपुट तो दोनों केस में यही है जो हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है कंप्रेशर को रन करने के लिए। तो रिक्वायर्ड इनपुट तो दोनों केस में सेम है, बट जो रेफ्रिजरेटर में हम सिस्टम को कूल करना चाहते थे तो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट लो टेम्परेचर था। अब हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट इन केस ऑफ हीट पंप ये हाई टेम्परेचर हो गया है। सो दैट इज़ वाई डिज़ायर्ड आउटपुट में चेंज आ गया है। और इसी वजह से तो जो हमारे फॉर्मूला एंड वेरिएशंस हैं, जो कैलकुलेशन है वो भी वेरी कर जाएगी। तो जो पैरामीटर होता है हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस को मेज़र करने का, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, COP इज़ द वेरी famous abbreviation for that. So the objective of a refrigerator is to remove heat QL from the refrigerated space। ये अभी हमने देखा। To accomplish this objective, it is required a work input of WNet in, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज COP ऑफ R मीन्स रेफ्रिजरेटर इज़ नथिंग बट द डिज़ायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा इस केस में क्या है, दैट इज़ QL लो टेम्परेचर पर जो हीट रिलीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, और WNet इन जो हमें एनर्जी सिस्टम में देनी पड़ रही है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम ये डिस्कशन करें, दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन रेट फॉर्म। रेट फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये जो QL है दिस इज़ हीट, और हीट की यूनिट नॉर्मली क्या होती है ऐसा यूनिट्स में अगर हम बात करें, दिस इज़ किलो जूल्स। जैसे ही हमने QL को QL डॉट लिख दिया, इसका मतलब ये हमने रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये अब इसका यूनिट अगर हम देखेंगे तो किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट किलो जूल पर सेकेंड इज़ नथिंग बट दी किलो वाट। Okay, so this is the power. So QL dot means the power. So in that case, to diminish the effect of the unit change, हम यहाँ पर W को भी W net से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो W net in की बजाय हमने W net डॉट कर दिया है, तो वो वर्क का रेट हो गया, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज़ W डॉट। और उसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट बाय किलोवाट। तो ये जो COP होगा आपका, ये ऑलरेडी हमेशा डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, तो आपको ये वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉर अ साइक्लिक डिवाइस रिक्वायर्स दैट WNet in इज इक्वल टू QH माइनस QL। हम लोगों ने देखा टोटल हीट सिस्टम में मैक्सिमम हीट माइनस द मिनिमम हीट, और इसके डिफरेंस को ही हम WNet इन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यहाँ से चाहें तो QH भी क्रिएट कर सकते हैं, तो QL प्लस WNet इन विल बी इक्वल टू QH, और यही हो रहा है। हमने प्रीवियस फिगर में यही देखा था। तो यहाँ से हम इस चीज़ को
बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि डब्ल्यू नेट इन, ये जो आपने वर्क किया है सिस्टम पर और ऑलरेडी जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की थी, जब आप सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज करेंगे तो कितनी हीट रिलीज करेंगे इन दोनों के एडिशन के इक्वल। तो क्यू एच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये जितना भी हीट में कन्वर्ट होगा, एंड देन द क्यू एल, इन दोनों को ऐड करके। तो वही हमारा ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। ठीक है, सो फ्रॉम हियर सी ओ पी ऑफ द रेफ्रिजरेटर में बी rewritten as the putting this QL as it is over W net in, ये वाली जो वैल्यू वाली हमने यहाँ पर डिस्कस की है उसी वैल्यू को हम पुट करें तो क्यू एच माइनस क्यू एल आफ्टर रिकन्सिडरिंग और रीअरेंजिंग वी मे गेट लाइक दिस। सो द वैल्यू ऑफ सी ओ पी मे बी ग्रेटर दैन यूनिटी अनलाइकली एफिशिएंसी। यूजुअली व्हाट वी से एफिशिएंसी जो होती है किसी भी सिस्टम की, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में वैरी करती है, बट यहाँ पर सी ओ पी के केस में ऐसा नहीं है। सी ओ पी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली फॉर हीट पंप ऑल्सो वी में कैलकुलेट दी सी ओ पी। हमारा वही जनरलाइज फार्मूला, यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या होता है, हाइयर क्यू एच, ओके, बाय डब्ल्यू नेट इन। डब्ल्यू नेट इन पहले की तरह सेम है, यहाँ पर सिर्फ क्यू एच हो गया है। आफ्टर रीअरेंजिंग वी में talk like this and the relation may be obtained for the two different COPs of heat pump and refrigerator। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि the COP of heat pump is equal to 1 plus the COP of refrigerator। this is again the proof कि COP की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है क्योंकि COP of heat pump will be always greater than the refrigerator and by more than unity always in compared to the COP of refrigerator। okay, so now we talk about the comparison in heat engine, refrigerator and heat pump। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, दिस इज़ द पॉइंट। तो हमारा यहाँ पर हीट इंजन के केस में स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं वो अज्यूम करते हैं कि हमने कोई लिक्विड लिया है, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड है। ठीक है, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर के लिक्विड को हमने अभी यूज़ किया है और पंप से हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पंप इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो हमें पंप का जब यूज़ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया, पंप में हमने प्रेशर बढ़ाया, तो ये जो लिक्विड था अभी ये हाई प्रेशर का लिक्विड बन चुका है। टेम्परेचर अभी इसका वही बना हुआ है लो, और अभी इसकी फेज़ भी लिक्विड ही है। ठीक है, हमने बॉयलर में काफ़ी सारी हीट इसको दी सिस्टम को। तो आफ्टर गिविंग हीट टू दी सब्सटेंस और द लिक्विड इन द बॉयलर, ये हाई प्रेशर लिक्विड तो था ही, अभी ये हाई प्रेशर की स्टीम में कन्वर्ट हो गया है और ये हाई टेम्परेचर का भी बन गया है। सो एज फॉर द स्टीम, ओके, and this high pressurized high temperature steam goes to the turbine and we generate some work with the help of this, and this is converted to low pressure low temperature steam एट दी आउट ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन से हमने काफ़ी सारी एनर्जी को हार्नेस कर लिया है, जो प्रेशर एनर्जी थी उसको हमने हार्नेस करके मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो स्टीम है कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर इज़ अ हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट को हीट रिलीज़ करते हैं और फिर ये वापस से पंप के इनपुट वाला सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। Okay, so this happens in the heat engines। Now we talk about what happens in the refrigerator। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में मैंने कहा कि सेम प्रोसेस होते हैं, बस हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट चेंज हो जाती है, तो साइकिल विल बी सेम। तो ये इस प्रोसेस को हम यहाँ से स्टार्ट समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। इवेपोरेटर क्या है कि इवेपोरेटर से पहले जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है उसका प्रेशर लो होता है, लो टेम्परेचर होता है और ये लिक्विड होता है। इवेपोरेटर में ये जब एनवायरनमेंट जो रेफ्रिजरेटर का एनवायरनमेंट है, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेफ्रिजरेटर, तो ये वहाँ से एनर्जी गेन करता है और जो लिक्विड है वो लेटेंट हीट गेन करने के बाद में ये स्टीम में चेंज हो जाता है, इसका इवेपोरेशन हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द इवेपोरेटर। ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी मैं इसको स्टीम ना कहकर इसको वेपर कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम
रेफ्रिजरेंट्स को यूज़ करते हैं ना कि वाटर को, और नॉर्मली वाटर वेपर को स्टीम कहा जाता है, सो विल नॉट यूज़ द वर्ड स्टीम हियर। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फ्रॉम दिस इट गोज़ टू दी कंप्रेशर, जहाँ पर हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। और आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि जो 120 किलो पास्कल प्रेशर था वो यहाँ पर 800 किलो पास्कल हो गया है। प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर में भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। और जब हम डेफिनेटली एक गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये हाई प्रेशर की गैस में कन्वर्ट हो गई है, तो ये वेपर ही अभी रहेगी। सो हियर वी आर गेटिंग द वेपर ओनली, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज्ड। नाउ दिस हीट इज रिलीज टू द एनवायरमेंट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टू द रूम और द स्पेस टू बी हीटेड इन केस ऑफ हीट पंप। जब इस हीट को हमने रिलीज़ किया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये जो फेस चेंज हमें देखने को मिलता है। और ये लिक्विड फॉर्म में आपका जो सब्सटेंस है वो आ जाता है। तो लिक्विड है, अभी इसके प्रेशर में और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। इट इज़ ऑफ हाई प्रेशर, यू मे सी हियर। एंड टेम्परेचर में कई बार माइन्यूट चेंज हमें देखने को मिलता है। अगर आपने सुपर हीटेड कंडीशन को या सब कूलिंग कंडीशन को इसमें डिस्कस किया है या फिर इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर माइन्यूट चेंज इन टेम्परेचर होता है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइकिल टू साइकिल वेरिएशंस पे। तो यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया है, बट फिर भी हम मैक्सिमम टेम्परेचर के थोड़ा नज़दीक हैं, लोएस्ट टेम्परेचर के नहीं। ठीक है। आफ्टर दैट इट गोज़ टू दी एक्सपेंशन वाल्व। मैंने कहा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हम कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करते हैं। हीट पम्प्स वगैरह के केस में हम एक्सपेंशन वाल्व का यूज़ कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज दी थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ और टेम्परेचर में भी डिक्रीमेंट हुआ, और लिक्विड ऑलरेडी था ये, तो ये लिक्विड में ही बना रहा। सो दिस हैपन्स इन दी रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो प्रोबेबली वी मे गॉट इट द डिफरेंस बिटवीन these two basic cycles. Okay, so now we talk about the two statements of second law of thermodynamics. So the first statement is Kelvin-Planck statement. So it is impossible for any device that operates in a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. ये क्या कहता है कि कभी ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना इम्पॉसिबल है जो कि एक सिंपल टेम्परेचर रिजर्वायर से ही काम लेता हो और वो एक साइक्लिक प्रोसेस भी कर रहा हो। कि आपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का यूज़ किया, वहाँ से आपने हीट ली, और अज्यूम करते हैं कि ये आपका हीट इंजन है जो कि क्लॉकवाइज मूव करता है, क्योंकि हम सारे के सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल्स की बात जब करते हैं तो क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ हीट ली, ठीक है, Q1 हीट ली, और इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ और है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही रिजर्वायर का यूज़ कर रहे हैं। यू आर नॉट यूजिंग अनदर रिजर्वायर हियर। सो इन केस अगर आप कोई दूसरा रिजर्वायर लेते तो उसे आप Q2 बोलते और Q2 हीट रिलीज़ करके, और यहाँ पर, लेकिन चूंकि आपने वो लिया ही नहीं है तो Q2 आपका यहाँ पर क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। और ये टेम्परेचर रिजर्वायर कैसा होता, ये होता लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता। और यहाँ पर ही जो आपने हीट एनर्जी रिलीज़ करी वो आपने ज़ीरो मान ली है, तो आपका जो W आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1। तो ये आपका नेट आउटपुट इन वर्क विल बी इक्वल टू द हीट इनपुट टू द सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट हो गया है। तो केल्विन प्लांक का ये कहना है कि कभी भी ऐसा अचीव करना इम्पॉसिबल है। यू कैनॉट अचीव दिस टाइप ऑफ सिस्टम in practical scenario. Okay, so it is impossible for any device that operates in a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो हीट इंजन कैन हैव अ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका Q2 इक्वल टू ज़ीरो मानना पड़ेगा, और वो इम्पॉसिबल है। As for a power plant to operate, the working fluid must exchange heat with the environment as well as the furnace.
तो यहाँ पर क्या कहना है कि आप फर्नेस से तो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो Q1 हीट ले रहे हैं, लेकिन किसी भी पावर प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एनवायरनमेंट से उसको हीट ट्रांसफ़र ना करें, तो आपको Q2 हमेशा सिस्टम से एनवायरनमेंट को देना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो आपका Q2 हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, दैट इज़ नोन एज द क्लॉसी स्टेटमेंट। एंड दिस इज़ वेरी फेमस स्टेटमेंट बिकॉज जो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का डिस्कशन हम कर रहे हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्लॉसी स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from a low temperature body to a high temperature body. तो according to this statement, अगर हम किसी सिस्टम में लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए देखा, जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेकर, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ ये हीट ट्रांसफ़र कर रहा हो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में और इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा हो। और अभी हमने देखा है कि इसके अलावा ये कुछ करता भी है। तो क्या करता है, इसके अलावा ये सिस्टम से वर्क, इसके ऊपर सिस्टम को कुछ वर्क हमें देना पड़ता है। तो डब्ल्यू इन यहाँ पर जो आपको देना पड़ रहा है ये उसी के लिए बात कही जा रही है। सो नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी टू अ हाई टेम्परेचर बॉडी, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप you got both the statements which are very very important and plays a very important role in the discussion of thermodynamics. Okay, now we talk about the third law of thermodynamics. This is very important और इसको हम समझते हैं, ये एंट्रोपी को काफ़ी क्लियरली डिफाइन करता है। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इसकी स्टेटमेंट के हम इसके स्टेटमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल at a temperature of 0 Kelvin, which is known as the absolute zero, is equal to 0. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज़ देयर कि अगर हम परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी की बात करें तो वो हमेशा ज़ीरो होगी। कहाँ पर ज़ीरो होगी, तो वो 0 केल्विन पर। 0 केल्विन जिसको हम कह सकते हैं 0 के, और 0 के की अगर मैं बात करूँ तो 0 के को अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। इसकी वैल्यू अगर हम डिग्री सेल्सियस में करें तो इट इज़ -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दी एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो। हम लोग जब हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो हम आगे जाके वहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में आपको हमेशा कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। कई सारे बेसिक और फॉर एग्जांपल मैं अगर डिस्कस करूँ तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, कई सारे डिसलोकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं क्रिस्टल्स में। तो परफेक्ट क्रिस्टल पहली बात आपको डिस्कशन में कभी आता नहीं है, और कभी आ भी जाए तो उसके लिए जो एंट्रोपी होगी 0 केल्विन पे वो हमेशा ज़ीरो होगी। इट डिफाइंस द एंट्रोपी वेयर एस इज द एंट्रोपी के इज द which is small k that shows the Boltzmann constant, and the W shows the number of microstates. So what is the W? It shows the microstates. Indirectly we may say the degree of freedom. Okay, microstates क्यों कहा गया है, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द एंट्रोपी डिनोटेड बाय S is a measure of the disorder or the randomness in a closed system. It is directly related to the number of microstates. Okay, a fixed microscopic state that can be occupied by a system. So accessible by the system, i.e. the greater the number of microstates the closed system can occupy, the greater is the entropy. And this value will increase logarithmically. Okay, so the microstate in which the energy of the system is at its minimum
is called the ground state of the system. Okay. At a temperature of 0 Kelvin, the following phenomena can be observed in a closed system. क्या क्या होगा 0 Kelvin पर? The system does not contain any heat. Second, all the atoms and molecules in the system are at their lowest energy points. बिकॉज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर एंट्रोपी ज़ीरो होगी, और अगर एंट्रोपी ज़ीरो होगी तो डेफिनेटली सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो अपनी लोएस्ट एनर्जी पे होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर उनमें एनर्जी हुई तो उनका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट हुआ तो उनकी माइक्रो स्टेट्स वेरी कर जाएगी और मोर देन वन हो जाएगी, और उस केस में आपकी एफिशिएंसी एंट्रोपी बढ़ जाएगी. देयरफॉर अ सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो हैज़ ओनली वन एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, इट्स ग्राउंड स्टेट. As per the third law of thermodynamics, the entropy of such a system is exactly zero. तो यहाँ पर exactly क्या होगा देखिए, जब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट होगी, तो आपका W हो जाएगा 1. लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0. तो log 0 इज़ 1, तो यहाँ पर 0 इंटू मल्टीप्लाइड विद द k विल ऑल्सो गिव यू 0. सो इन दैट केस द एंट्रोपी विल बी इक्वल टू 0. So the entropy of such a system is exactly equal to 0. So this is all about the remaining part of the heat engine, a refrigerator and heat pump we have discussed, then the second law statements and the third law. Thank you very much. Have a great day.